हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है, जैसा कि आप जान रहे हो ना। जो मैंने इसका सिलेबस को डिजाइन किया था, जो फ्रेमिंग किया था मैंने सिलेबस को, इस सिलेबस का लेक्चर नंबर 3 में मैंने इस टॉपिक को चूज किया था। ठीक है, अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा किस तरीके से मैंने सिलेबस को फ्रेमिंग किया, वो फ्रेमिंग वाला वीडियो यानी कि चैप्टर जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन वाला ना, उस वीडियो को एक बार देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन से लेक्चर में क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये फिर कंफ्यूजन बना रहेगा कि कौन से लेक्चर में हमारा टॉपिक कौन सा कंप्लीट होने वाला है एंड देन कितना लेक्चर तक हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन ना रहे, आप कंफ्यूजन क्लियर कर लो। एक बार पहला वीडियो जाकर चेक कर लो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूँ, वहां से भी आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, वहां पे आप जाकर ज्वाइन कर लो। अगर आपको नोट्स चाहिए, इन सपोज कर लो कि मैं इसका भी रिटन नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर इसका नोट्स चाहिए आपको तो आप मुझे मैसेज करना या फिर कमेंट करना। ठीक है, मुझे कमेंट कर देना, मैं ना इसका नोट्स भी डाल दूं, प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, लेकिन करना क्या आपको पूरा, अगर मैं बात करूं, अगर इसका इस टॉपिक का बात करूं, वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में बात करूं, देखो ये चीजें जो है ना बहुत, या तो आप मानो तो बहुत हल्का चीज है, मतलब बहुत ही इजी वे में इसको स्टडी कर सकते हैं, बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर कहो तो इसको बहुत हार्ड भी बना सकते हैं। ओके ना, वर्क एनर्जी पावर आप चाहो तो बहुत इसको इजी भी ले सकते हो। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, वर्क एनर्जी पावर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछता है। तो न्यूमेरिकल पूछने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्मूला से खेलना आपको आना चाहिए, जैसे वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला से पूरा खेलना आना चाहिए। देन इसका डायमेंशन वगैरह पूछेगा, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, तो ये पूछेगा। ऐसा कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डेफिनेशन, वरना डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं बनता है। जो भी है ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, मतलब कहो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है ना, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो मेन फोकस करना है, मेन फोकस कहाँ पे करना है, पॉइंट्स पे फोकस करना है। जो मैं पॉइंट्स बना बना के लिख रहा हूँ ना, उस पॉइंट पे फोकस करना। और कोई भी ऐसा डॉट रहे तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा। और हो सकता है वो डॉट्स किसी और का भी होगा, इसलिए मैं उस कमेंट्स को मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई डॉट रहेगा तो मुझे कमेंट करना है, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। अब अगर मैं देखूंगा तो जो कमेंट है जेन्युइन कमेंट है, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और भी अदर स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखते हैं, सबसे पहले वर्क के बारे में समझते हैं। देखो वर्क जो होता है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, सपोज कर लो कि अभी मैं आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ ना कुछ, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है, मैं वर्क कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर इसको साइंस से रिलेट करोगे थोड़ा सा, तो साइंस से अगर रिलेट करना कम मीन्स हो गया कि मैं अभी वर्क नहीं कर रहा हूं। अगर मैं साइंस से रिलेट करूंगा थोड़ा सा, मतलब फिजिक्स से मैं रिलेट कर रहा हूं, तो ये हमारा वर्क नहीं हुआ। वर्क मीन्स क्या होता है ना, कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करो, है ना, आप कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करो। मान लो सपोज कर लो कि ये पेन अभी यहाँ पर रखा है ना, ये पेन अभी यहाँ पर है, मैं इस पेन को यहाँ से यहाँ लेकर जाऊंगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस मैंने किया, तो इस चीज को वर्क कहेंगे। लेकिन मान लो सपोज ये पेन यहाँ पर यहीं पर ऐसे हिल रहा है, घूम रहा है, जो भी कर रहा है, मतलब इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसको वर्क नहीं कहेंगे। ठीक है, साइंस इसको वर्क नहीं कहता है। साइंस ये कहता है कि या तो आप यहाँ एक बॉडी को, यानी एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाओ तो वर्क कराएगा। देखो मैं पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, आप जैसा भी समझ लो। आप चाहो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, वरना मैं आपको तो फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा ना, आप चाहो तो स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, तो अगर ये एक जगह पे रोटेट कर रहा है तो ये वर्क नहीं कहला रहा है। जैसे रेक्टेंगुलर मोशन, मान लो एक सर्कुलर मोशन, मान लो जैसे आप एक रस्सी को पकड़ो और गोल ऐसा पूरा घुमाओ, ठीक है, तो एक वर्क नहीं होता है। ओके ना, सर्कुलर मोशन एक वर्क नहीं होता। वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होता है, उसमें जीरो होता है। ओके ना, क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, इसलिए वर्क वो जीरो हो गया। ओके, या फिर कह लो कि जो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज ऑफ कि थीटा जो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अभी एंगल पे मैं बात करूंगा, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा सा। हम मान लेते हैं एक ब्लॉक है हमारा, ठीक है ना, एक ब्लॉक मान लेते हैं, हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, एंड देन इसको हमें मूव करके यहां पर लेकर आना है। ओके ना, मुझे इस ब्लॉक को यहां पर लेकर आना, तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक फोर्स लगाऊंगा, है ना, एक फोर्स मैं लगाऊंगा, इस तरीके से मैं फोर्स लगाऊंगा, टानूंगा, इस तरीके से खींचूंगा मैं। जब मैं इसको खींचूंगा तो किधर जाएगा, ये मान लो सपोज ये यहाँ पर रखा, मैं इसको इस तरह खींच रहा हूं, तो इधर आएगा ना, ये इस तरीके से मूव करेगा। तो अगर ये इधर मूव करेगा यानी इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, है ना, मैं इसको फोर्स लगाए अपने की तरफ, तो हमारे तरफ ये डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वर्क हो रहा है ना, एट एंगल ऑफ थीटा, थीटा एंगल पे ये मूव कर रहा है, तो एट एन एंगल ऑफ थीटा, इस थीटा एंगल, जिस एंगल पे मूव कर रहा है वो एंगल वहां पे लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि एंगल पे ये डिपेंड करता है अपना ये वर्क डन टोटल। ठीक है, तो जब ये ऐसा होगा तो अपने को मान लो हमारा फोर्स हो गया, मान लो इसको डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, कि मान लो यहां से लेकर यहां तक इसने मूव किया, टोटल डिस्टेंस का एस चला, यानी एस डिस्टेंस तक इसने मूव किया। तो अगर इसने एस डिस्टेंस तक इसने मूव किया, ओके, तो जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन टोटल जो वर्क डन होगा वो एफ एस कॉस थीटा होगा, है ना, एफ एस कॉस थीटा होगा। अब एफ एस कॉस थीटा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इससे पहले, इसके पहले का थोड़ा सा समझो, है ना, ये कहां से है मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, एफ एस कॉस थीटा कैसे आ रहा है। देखो सपोज कर लो
आप तो ये जानते हो ना, कंपोनेंट्स निकालना तो जानते हो ना, कंपोनेंट निकालना। कंपोनेंट से मैं यहाँ पे निकाला हूँ, एक आपने कभी ना कहीं पढ़ा होगा, एक सट्टा जो थीटा जो सटा हुआ रहता है ना, उसका कॉस होता है यहाँ पे, कॉस थीटा। एंड जो हटा हुआ मतलब थीटा से जो हटा रहेगा वहां पे साइन थीटा होगा, है ना। तो सट्टा कॉस हटा साइन हम लोग इस तरीके से याद करते हैं कि सटा कॉस हटा साइन। तो थीटा अगर सटा हुआ रहेगा, जिस जिस एंगल जिससे सटा हुआ है वो हमारा वहां पे कॉस लगेगा, उसका कंपोनेंट कॉस होगा, अदरवाइज वो साइन थीटा होगा, अदरवाइज साइन वाला कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है ना, तो हमारा एस कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ। अब अगर एफ और एस को अरेंज करोगे एंड देन कॉस थीटा, ओके ना, तो वर्क डन जो टोटल निकलेगा हमारा वो एफ एस कॉस थीटा निकलेगा, ओके। यानी कि हमारा जो वर्क डन डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर सपोज करो थीटा का वैल्यू मान लो सपोज 0 डिग्री भी हो सकता है, ओके। थीटा का वैल्यू इट में भी 90 डिग्री भी हो सकता है, या थीटा का वैल्यू इट में भी 180 डिग्री भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप कैसे करो। सपोज कर लो कि ये अभी हमारे पास है ना एक तरह का मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ओके। अब मैं इसे खींचना चाह रहा हूं, मैं इसे खींचूंगा तो इस तरीके से डायरेक्शन में आएगा, है ना, ये डायरेक्शन में आएगा, ओके। ओके ना, ये डायरेक्शन अपना हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। अब सपोज करो मैं इसे खींच रहा हूँ, ऐसा खींच रहा हूँ कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ये, तो ये 90 डिग्री का मूवमेंट हो गया, ओके ना। अब मैं इसे खींच रहा हूँ लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहा है, मैं इधर टान रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इधर चला जा रहा है ये, है ना, ये 180 डिग्री का अपना एंगल हो गया, ओके। तो ये एंगल डिफाइन कर रहा हूं मैं। अब अगर सपोज कर लो थीटा का एंगल, अब अगर मैं इस पे बात करूं कॉस थीटा पे, है ना, यानी इसी पे मैं रिलेट करूं कॉस पे, तो जो कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो हमारा 1 होता है, ओके ना। एंड देन कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, एंड देन कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो -1 होता है, ओके ना। तो अब अगर यहाँ पे इन सभी वैल्यूज को पुट करोगे आप, इन सभी वैल्यूज को पुट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 तरह का वर्क हो रहा है ना। दैट इज कि वर्क यहाँ पे मे भी हो सकता है कि अगर आप देखो यहाँ पर मे बी वर्क जो हो सकता है अपना पॉजिटिव हो सकता है, यानी पॉजिटिव वन है, या मे बी वर्क नेगेटिव हो सकता है, या मे बी वर्क 0 हो सकता है। मतलब वर्क को 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। वर्क में बी आदर में बी 0, मे बी 1 या मे बी नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव या मे बी नेगेटिव, मतलब वर्क हम लोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, या फिर इसको 0 भी कर सकते हैं, ओके ना। जैसे सपोज करो मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ कि काम बिगड़ गया तो नेगेटिव वर्क हो गया, ओके ना। अब सपोज कर लो कि कोई बंदा ये वाला बस ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके गया, है ना, यहाँ से यहाँ का मतलब ये सिंपली 90 डिग्री पे लेके चल रहा, तो 90 डिग्री में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, ये 90 डिग्री पे मूवमेंट कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको इधर टान रहा था, उधर चला गया, 180 डिग्री का मूवमेंट हो गया, मतलब मैंने नेगेटिव वर्क किया कि मैंने इसे इधर फोर्स लगाया इधर ही आ गया, मतलब कि अपने मैंने 0 डिग्री का फोर्स लगाया, मैंने 0 डिग्री का मैंने रिजल्टेंट निकाला, तो हमारा फोर्स जो होगा वो हमारा जो रिजल्टेंट वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये पूछता है सिंपली कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछेगा, मैं क्वेश्चन पे बता रहा हूँ। मान लो सपोज क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करता है, बोलता है क्वेश्चन कि एक कूली है, ठीक है ना, कूली वाला क्वेश्चन बहुत हमेशा पूछता है। एक कूली है, कूली ने एक सामान को उठाया, ट्रेन से सामान मतलब जो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर जो सामान वगैरह आता है ना, ट्रेन से उतरता है, उस सामान को उठाया, उठा करके कहीं लेकर गया, कहीं सपोज यहाँ लेकर गया। तो कूली मान लो सपोज मैं खड़ा रहा, ठीक है ना, तो मैं हमारा एंगल कैसा, मेरा एंगल 90 डिग्री का एंगल हो गया। मैं मूव कर रहा हूँ, मैं जिधर भी जाऊँ मैं एंगल 90 डिग्री पे ही मूव कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि 90 डिग्री पे जो होता है टोटल वर्क डन क्या होता है, वो 0 होता है, जिस बिकॉज ऑफ कि जैसे ही मैं 90 cos 90 का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, यानी इस वाली जगह पे पुट करूंगा, तो हमारा टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, है ना। टोटल जो वर्क डन हमारा होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं cos 0 का वैल्यू पुट करूंगा तो टोटल वर्क डन हमारा एफ हो जाएगा। लेकिन अगर cos 180 का वैल्यू पुट करूंगा तो -(f(s) हो जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सपोज कर लो कि क्वेश्चन मैंने कैसे बताया कि कोई बंदा अगर सपोज कोई सामान को ढो रहा है, कूली जो सामान को ढो रहा है, तो टोटल वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। या आप स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ रहे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, स्टेयर्स पे आप डायरेक्टली ऊपर चढ़ रहे हो, तो आपने टोटल वर्क डन क्या किया, 0 किया, क्योंकि वहां पे एंगल जो बना 90 डिग्री का बना, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन में कैसा हो सकता है, 0, जब वो 90 डिग्री पे रहे। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि सपोज कर लो कि हमारा एफ या फोर्स 0 बन जाए, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। जैसे सपोज कर लो कि ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, मान लो एक पत्थर रखा है यहाँ पर, है ना, मैं उसे बहुत कस के फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे तरीके से पुश कर रहा हूँ, लेकिन वो हिल नहीं रहा है, ओके ना। तो आपने क्या किया, अपने फोर्स तो अप्लाई किया, बट इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ओके ना। डिस्प्लेसमेंट एस का वैल्यू 0 हो गया। तो जैसे ही एस का वैल्यू 0 होगा तो हमारा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा, है ना। टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा, ओके। या सपोज कर लो एक वाल है ना, एक दीवार है, एक दीवार को आप ढकेल रहे हो, धक्का लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट वो घिसका ही नहीं, वो जहां था वहीं पर रह गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, टोटल वर्क डन हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से वर्क से टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
ओके ना। अब एक पॉइंट्स यहाँ बता देता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट। सबसे पहले इसका यूनिट क्या होता है, यानी वर्क का यूनिट क्या होता है। देखो मैं इसका डिफिनेशन वगैरह नहीं लिखा हूँ, डिफिनेशन वगैरह इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, आप कुछ ऐसा नया लग रहा था उसको नोट्स कर लेना, अपने नोट्स कॉपी में नोट्स बना लेना। अब नोट कैसे बनाना है, नोट्स मैंने सेकंड वीडियो में बता दिया था किस तरीके से नोट्स बनाना है। एक कॉपी लेके बैठो, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहो, ठीक है। आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या ऐसा, ये मुझे नहीं पता था, ये सर ने बता दिया, तो उस वाले को नोट कर लो। उसको नोट को ऐसा नहीं कि पूरा भाई स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट लिखना है अपने को सिर्फ कीवर्ड लिखना है, ठीक है। तो कीवर्ड के फॉर्मेट में लिखोगे, आपको हमेशा रिकॉल रहेगा। और कीवर्ड के फॉर्मेट में याद करना सीखो, ताकि आप उस चीज को डिस्क्राइब कर सको, ताकि माइंड में भी कुछ रहे। ऐसा नहीं कि जो माइंड में पूरा कॉपी पे भर दिया, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो कुछ चीजों को माइंड में रखो, कुछ चीजों को कॉपी पे रखो, ताकि आप उस कीवर्ड्स को देखकर पूरे माइंड को रिकॉल कर सको, सभी चीजों को रिकॉल कर सको, ठीक है। जैसे मैं बोला वर्क, तो वर्क में आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई 0 डिग्री रहेगा, ऑटोमेटिक वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर भाई 90 डिग्री रहेगा तो सॉरी 0 डिग्री रहेगा तो हमारा वर्क डन हमारा एफ हो जाएगा। अगर सपोज 90 डिग्री रहेगा तो हमारा वर्क डन टोटल 0 हो जाएगा। अगर सपोज 180 डिग्री का हम लोगों ने एंगल, फोर्स एंगल अप्लाई किया, ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन होगा टोटल नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव में भी हो सकता है, मे भी 0 हो सकता है, या मे भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। या फिर एक कूली लेके चल रहा है सामान को, तो वहां पर वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, एंगल पे देखेंगे, एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछेगा वर्क डन से। अगर आप इसको पूछना रहेगा भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा ना, तो प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ओके ना। लेकिन अगर मतलब ये मान लो कि वो थ्योरेटिक ये पूछ रहा है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूमेरिकल वाला मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। चलो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसके यूनिट्स के बारे में बात करूं, इसका जो यूनिट्स होता है ना, यूनिट्स इसका जो यूनिट होगा, सबसे पहले बात करो कि न्यूटन मीटर होगा, है ना, न्यूटन मीटर होगा, या फिर कह सकते हो कि जूल भी हो सकता है, ठीक है, न्यूटन मीटर या फिर जूल होगा। अब न्यूटन मीटर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इसका फॉर्मूला का देखोगे, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। लेकिन मैं एक कंडीशन ये मान के चलता हूं कि मैं जो भाई, जैसे मैं सपोज करूं ये सामान्य से रखा है, मैं अगर इसको टर्न तो हमारे तरफ ही तो आएगा ना, ठीक है। तो ये एंगल मैं 0 मान के चलता हूं हमेशा, एक एंगल 0 मान लेता हूं, प्रैक्टिकली मान लेता हूं कि एंगल हमारा 0 है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है अपने पास, तो एफ एस हो जाएगा, है ना। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस होता है, ये प्रैक्टिकल ज्यादातर यही यूज होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, है ना, ये एफ एस कॉस थीटा कटा दो, अगर कहीं पे एंगल की बात होगी तो वहां पे एंगल आप यूज कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारा, ओके ना। चलो अब देखो एफ यानी फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और एस क्या, एक तरह का कहने का डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या, उसका किस तरीके से उसको सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका यूनिट होता है, तो उसका यूनिट होता है मीटर, न्यूटन मीटर, यानी यहाँ से ये अपना न्यूटन मीटर इसका यूनिट आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग जूल भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क, ये पूछेगा। एक न्यूटन मीटर दे देगा, एक जूल दे देगा, एक दूसरा ऑप्शन कुछ दे देगा, और एक बोलेगा नन ऑफ द अबव। तो आपको टिक करना है इनमें से कौन सा है जो भाई इसका यूनिट्स, वर्क का यूनिट्स नहीं है। तो आप न्यूटन मीटर भी याद करना है आपको, एंड देन आपको जूल भी याद करना है। जूल तो नॉर्मली याद करते हैं लोग, लेकिन न्यूटन मीटर अगर याद नहीं रह पा रहा तो फॉर्मूला तो याद है ना, वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ मींस न्यूटन एंड एस मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस मीटर, ठीक है ना। तो हमारा न्यूटन मीटर उसका यूनिट हो गया, ओके। याद करने का तरीका मैंने बताया। आगे मूव करते हैं इसका थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में, कि कौन सी क्वांटिटी है ये। तो ये जो है ना अपना, लेकिन इसका एक और यूनिट एक बता दो ना, एक और इसका यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट भी होता है ना, जो कभी कभी पूछ देता है, सीजीएस यूनिट, ठीक है, जिसको अर्ग कहते हैं, अर्ग यानी इसको अर्ग कहते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका अर्ग होता है। ये जो मैंने बताया ना जूल, ये इसका एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट इसका क्या होता है, जूल होता है, ओके ना। लेकिन अगर सीजीएस पूछेगा तो अर्ग पूछेगा, ठीक है। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। अब ये रिलेशन पूछता है कि बताओ एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, ओके। तो जो रिलेशन होता है, जो 1 जूल इज इक्वल टू होता है, 1 जूल इज इक्वल टू होगा 10⁻7 अर्ग, ठीक है ना, 10⁻7 अर्ग होगा 1 जूल इज इक्वल टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अगर आपको याद है तो बेहतर है, वरना इसको लिख लेना है, कहीं पे नोट करके लिख लेना, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ओके ना। और आपको एक और पता है ना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन, है ना, ये बताया था मैंने, ओके, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ पे याद करना है, सबसे पहले तो भाई टोटल वर्क डन, अगर मान लो सपोज को बंडल 90 डिग्री पे खड़ा है तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ओके ना। कोई अगर स्टेयर्स पे कोई सामान लेके चल रहा है, या कोई कूली वगैरह सामान लेके मूव कर रहा है, तो वहां पे वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा वर्क डन। अगर मैं बात करूं इसका वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ली देते हैं यहाँ पे कि एक न्यूटन, इस फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है।
आगे मूव करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसका थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता है, एक एग्जांपल भी आता है यहाँ पे, पूछता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल पूछेगा, बताओ सपोज कर लो कि एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन मींस कि मान लो सपोज कि एक रस्सी, एक फुट्टा कहेंगे जो भी कहो इसको, ठीक है ना, एक भाई लकड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है ना, और उसके चारों तरफ से घोड़ा घूम रहा है ना, घूम रहा है। तो या फिर कह लो कि एक मैंने रस्सी में भाई कुछ ऐसा बांध दिया, कोई ऑब्जेक्ट बांध दिया, उसको मूव करा रहा हूं मैं, इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है। ये भी कॉन्सेप्ट पूछता है। तो टोटल जो सर्कुलर मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन जो वर्क डन होगा ना वो टोटल वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे 90 डिग्री का बनता है। जैसे सपोज कर लो ये रस्सिया मारा हो, तो जब इस तरीके से आगे भगेगा, मूव करेगा ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। 90 डिग्री एंगल बनने के कारण यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा। ओके ना, चलो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं थोड़ा सा। ओके, चलो अब ये क्या एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है ये। अब जो वर्क डन हमारा है, जो टोटल वर्क है ना, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन पे सर मूव करते हैं। देखो पहला तो टॉपिक पूछ देगा कि पहला क्वेश्चन कैसा फ्रेमिंग कर रहा है, वो बोला कि कुली वाला फ्रेमिंग करेगा। सेकंड क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा, एंगल पे दे देगा फ्रेमिंग करके। बताओ एक भाई एक डायरेक्शन में अपनी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बताओ कितना, ये पूछ देगा कि इतना फोर्स इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना, तो बताओ टोटल वर्क डन कितना होगा, ये पूछ देगा। या फिर क्वेश्चन पूछेगा सिंपली, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है कि मास दे देगा, वैल्यू, मास का वैल्यू कुछ दे देगा, ठीक है ना, फिर एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू दे देगा, एंड फोर्स, फिर उसके बाद मास इंटू एक्सेलरेशन ना, एक मिनट, को डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। पूछेगा कि टोटल वर्क डन बताओ, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके ना। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाकी यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पुट करना, वैल्यूज निकल जाएगा। ये टोटल मतलब बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ देगा, अब ऐसा कुछ वैल्यूज नहीं देगा, अब एक ग्राफ बना के दे देगा। आप एक ग्राफ के थ्रू निकालने के लिए बोलेगा। मान लो कि सपोज कर लो कि एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक लीनियर ग्राफ है, एक ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे इसको डिस्टेंस शो कर रहा है, यहाँ पे इसका फोर्स शो कर रहा है ना, एफ, जिसका फोर्स शो कर रहा है। मान लो सपोज उसने किसी ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस कंडीशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तब पूछ रहा है कि बताओ वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा। तो जब कभी भी ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन पूछे ना, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाला, एक थ्रो, इसके सबसे पहले ना एक यहाँ पर ये निकालना, इसको पहले ब्लॉक करना, ठीक है ना, ये ब्लॉक करना, ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक करना। ओके, तो ये इस वाले का एरिया निकालना, ये एरिया निकालना, टोटल एरिया जो होगा वही उसका वर्क डन कहलाएगा। जितना एरिया रहेगा उसका वर्क डन कहलाएगा। या जैसा वो ग्राफ दे, अपने को एरिया निकाल लेना है। किस तरीके से एरिया निकालते हैं, मान लो मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालना है, एरिया निकालना, तो हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है ना, बी इंटू एच होता है। तो हाफ इंटू हमारा बेस मान लो 5 मीटर है, तो 5 इंटू एच कितना हो गया, 20 मीटर, ठीक है, 20 न्यूटन, काट देना 10 एंड 10 5 50, ठीक है ना, तो 50 जूल हमारा टोटल वर्क डन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, इसे कभी कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास एफ दे रखा है, एस दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे हाफ से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि एक तरह का आप एक ग्राफ पे काम कर रहे हो, तो ग्राफ में एंगल निकलता है, सॉरी वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी। देखो यहाँ पे इतना कुछ समझने वाली चीजें नहीं है, जो जहां से टॉपिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से मैं बता ही दे रहा हूँ। बाकी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहता है मैं लास्ट में तो बताते ही बताता हूँ। मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा मैं उसको लास्ट वीडियो के लास्ट में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट जो भी मान लो कि क्या स्टैटिक्स के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं बताऊंगा वहां पे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा एनर्जी है, ठीक है ना। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। द कैपेसिटी मतलब मेरे अंदर कितना कैपेसिटी है किसी काम को करने के लिए, दैट्स कॉल्ड एनर्जी, है ना। मेरे पास कितनी कैपेसिटी है किसी काम को करने के लिए, दैट्स कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड एनर्जी, इट्स कॉल्ड एनर्जी। ओके, अब जो एनर्जी होता है ना एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मींस क्या हुआ, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर मींस क्या होता है, इसका जिसके पास डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन इन द सेंस मींस की मतलब कि क्वांटिटी उसको कह रहे हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा तो वह वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहेगा तो हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। उसी तरीके से एनर्जी होता है। अभी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा, मास पढ़ा, वेट पढ़ा, है ना, मास पढ़ा, वेट पढ़ा, डेंसिटी पढ़ा, ये तीनों स्केलर क्वांटिटी था। अभी आपने क्या पढ़ा, वर्क पढ़ा, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से अभी आप पढ़ रहे हो ये हमारा
क्या एनर्जी पढ़ रहे हो, है ना, तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। तो समझो इस सब चीजों को पूछता है क्वेश्चन कि बताओ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन दे देगा, आपको वहां से एलिमिनेट करना रहेगा। ठीक है, चलो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं, इसका यूनिट जो होता है, यूनिट उसका इसका भी सेम होता है, जूल होता है। ठीक है ना, तो बता दे, पूछ दे, क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम यूनिट एज वर्क, है ना, वर्क का जो यूनिट होता है उनमें से किसका यूनिट सेम होता है, तो एनर्जी का भी सेम यूनिट जूल ही होता है। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अब एनर्जी जो एनर्जी है ना, हमारा एनर्जी को अगर मैं बात करूं, सपोज कर लो कि एनर्जी बहुत सारे के फॉर्म में हो सकता है, बहुत मेनी फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली, हम लोग जो पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को पढ़ते हैं, मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग को स्टडी करना रहता है। ठीक है ना, अब मैकेनिकल एनर्जी क्यों स्टडी करें, क्योंकि हमारा सिलेबस है फिजिक्स है, फिजिक्स हमारा मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड है। अब मैकेनिकल एनर्जी को ही हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है देन पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैं चीजों को सब कुछ सिंपली वे में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको एक तरह का रिकॉल हो रहा है, सब रिवीजन हो रहा है। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ओके ना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मींस कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा है, पोटेंशियल मींस कहीं ना कहीं स्टॉप हो रखा है। जैसे आपने कभी ना कभी पढ़ा हो ना स्टैटिक्स डायनेमिक, है ना, स्टैटिक्स मींस क्या होता है, वो कोई बंदा स्टॉप है। डायनेमिक मींस क्या होता है, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो उस तरीके से काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स मींस क्या होता है, यानी कि वो मूवमेंट कर रहा है ना, यानी कि जो एनर्जी मूवमेंट करने में हो, जो मूवमेंट करने में रिलीज हो, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी मैं अभी जैसे मैं बैठा हूं, मेरे पास एनर्जी है, स्टोर एनर्जी है, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं अगर मैं चलूंगा, मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा, तो उस टाइम जो हमारे पास एनर्जी रहेगा वो हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ओके ना, ये सपोज कर लो कि एक डैम बना लो, ये एग्जाम्पल पूछता है क्वेश्चन, मैं सब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। सपोज एक डैम है, इन्हें आपने पढ़ा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, है ना, हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर किस तरीके से जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो एक डैम में पानी को जमा कर लेता है, तो उसके अंदर क्या हो गया, पावर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, उसके पास ताकत आ गया। अब वहां से पानी को रिलीज करता है, थोड़ा थोड़ा छोड़ता है, एक टरबाइन पे चलाता है ना, तो पानी जो रिलीज हो रहा है ना, पानी वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है एकदम कि एक डैम में कौन सा एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन पानी जो ऊपर से छोड़ेंगे नीचे की तरफ, हमारा उस टाइम कौन सा एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है, इन दोनों के समेशन को मैकेनिकल एनर्जी ही कहते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी जैसे सपोज कर लो, यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग का एक रिलेशन दूंगा, मैं बात करूँ अभी पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है ना, तो हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। अगर मैं इसको पुश करूंगा, सपोज मैं इधर से इसको पुश कर रहा हूं, मैं ऐसे इस तरीके से पुश कर रहा हूं, तो अगर मैं पुश करूंगा तो ये जो है कुछ इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा, है ना, इधर शॉर्ट हो जाएगा। इसको और मैंने पुश किया, इसको मैंने और पुश किया, तो कुछ इस तरीके से और भी ऐसा हो गया। ओके, तो देखो इस टाइम जो मान लो इसको मैंने ऐसे पुश किया, तो ये इतना हुआ, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको जैसे रिलीज करूंगा अपने आप को ही फ्री करेगा, भागेगा। ओके ना, सिमिलरली इसको इसके पास और एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ से एग्जांपल आपको दे दिया, स्प्रिंग वाला एग्जांपल दे दिया। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। एक रिलेशन पूछता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट का, है ना, एक स्प्रिंग कांस्टेंट का बताओ क्या कि एक स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर होता है। ओके ना, तो पॉइंट्स लिख लो यहाँ पे, आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो डेरिवेशन 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 फॉर पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, है ना, यानी एक स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, उस एनर्जी का डेरिवेशन निकालो, इस कितना एनर्जी होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बताओ एक मैंने स्प्रिंग लिया, उसको मैंने पुश किया इस तरीके से, तो बताओ कितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गया। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका डेरिवेशन बता देता हूं ताकि आप थोड़ा समझ जाओगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, देखो अगर डेरिवेशन बताने से होता क्या ना कि आप जो फॉर्मूला आता है वो याद नहीं होता, लेकिन डेरिवेशन से आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा वो चीज की किस तरीके से सारा वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्प्रिंग था। ठीक है ना, मान लो सपोज यहाँ पे जो मैंने फोर्स लगाया वो x इज इक्वल टू 0 पे था, मैंने इधर का इसको फोर्स लगाया। ठीक है, अब ये जो हमारा स्प्रिंग जो हो गया कुछ इस तरीके से हो गया, यानी x डिस्टेंस पे चला गया, है ना, यानी x का वैल्यू x के डिस्टेंस पे आ गया ये। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, है ना, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा हुक्स लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया हुक्स का। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स, अगर मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे पूरा। ठीक है,
spring force F is directly proportional to the displacement। सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट ज्यादा नहीं है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि मैं एक स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज मैंने ये एक स्प्रिंग है, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स मैंने लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्प्लेसमेंट के। सपोज अभी ये इतना बड़ा स्प्रिंग है, ठीक है ना, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इतना हो गया, तो मैंने जितना फोर्स लगाया उसके प्रोपोर्शनल में उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये यहाँ से यहाँ आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसे इतना डिस्प्लेसमेंट इसने किया, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा, ओके ना। हुक्स लॉ बस इतना ही कहता है। आगे मूव करते हैं, डेट इज कि आपने क्या बताया हुक्स लॉ में कि जो अपना एफ होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। मान लो सपोज एक्स क्या था हमारा, यहाँ तक तो आया था ना, एक्स तक ही आया था, तो यहाँ तक हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे मूव करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एफ इज इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स, है ना। यहाँ पे हमारा के क्या रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे मूव करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब देन इसका डेरिवेशन निकालना है, मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं इसका टोटल हमको एनर्जी निकालना है, कितना एनर्जी स्टोर है। तो एनर्जी इज नथिंग बट टोटल वर्क है ना, मतलब मेरे पास कितनी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, दैट्स कॉल्ड एनर्जी। मतलब मेरे पास जितना वर्क रहेगा वो हमारा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर वर्क डन निकाल दूं तो हमारा एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जो वर्क डन होगा दैट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग बाय स्मॉल, एक मिनट बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। यानी सपोज कर लो कि ये हमारा स्प्रिंग जो था ना, इसने कुछ ना कुछ एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया होगा, है ना, इसने कुछ ना कुछ एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया होगा। मैं उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में देखता हूँ कितना उसने वर्क डन किया। तो अगर जब कभी भी मुझे वर्क डन निकालना रहेगा स्मॉल अमाउंट पे, तो मैं वहां पे इंटीग्रेशन लेता हूँ, ठीक है ना। उससे पहले आपने क्या देखा कि डी डब्ल्यू जो होता था, यानी टोटल जो स्मॉल वर्क डन जो होगा वो हमारा एफ ऑफ डी ऑफ एक्स होगा, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हमारा होगा। अब अगर मैं इसका हमको पूरा टोटल वर्क डन चाहिए, हमें ना टोटल वर्क डन हमें चाहिए, टोटल वर्क डन। तो क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन करूंगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ऑफ, यहां भी इंटीग्रेशन करूंगा एफ ऑफ डी एक्स, है ना। आगे मूव करो, लिमिट कहां से कहां तक, मैंने जीरो से मूव करके कहां तक ले गया, एक्स तक मैंने मूव करके ले गया, ठीक है ना। अब डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन करोगे तो डब्ल्यू आएगा, डेट कॉल वर्क डन आएगा, ओके ना। अब यहाँ पे एफ का वैल्यू डाल दो, जीरो टू एक्स, एंड एफ का वैल्यू मैंने भी निकाला, क्या था हमारे पास, माइनस ऑफ के एक्स, है ना, माइनस ऑफ के एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ओके। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, के तो हमारा कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो माइनस ऑफ के लिख लो अलग, ओके ना, एंड जीरो टू एक्स एक्स डी एक्स, ओके। इंटीग्रेशन करो तो माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ टू एंड जीरो टू एक्स, ओके। और मूव करो आगे, ये माइनस बेसिकली जो है ना एक इंडिकेशन है ना, ताकि रिवर्स डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगलेक्ट कर लो, के इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, दैट इज आपके पास जो है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, जो टोटल वर्क डन आया अपने पास, है ना। ये टोटल जो वर्क डन, यानी दैट इज कहने का मतलब हमारा जो एनर्जी होगा, यानी स्प्रिंग में जो एनर्जी होगा वो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर हमारा एनर्जी होगा। क्यों, क्योंकि जो टोटल वर्क डन होता है ना वही तो कन्वर्ट होता है हमारा एनर्जी में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये टोटल हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया स्प्रिंग में हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके ना। या फिर अगर ये चीज याद नहीं हो पाती, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर से याद कर लेना, हाफ ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हमारा टोटल हो गया। अब आगे मूव करते थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी पे मूव करते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी मैं बता दी हूँ आपको क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, कि सपोज कुछ रनिंग में है ना, ऊपर से कुछ पानी गिर रहा था रनिंग में, तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, और उसका जो फॉर्मूला होता है ना हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ओके ना। यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी है, है ना, एंड एम क्या हमारा मास है, ओके ना। एक यहाँ पे एक रिलेशन पूछता है, एक मोमेंटम होता है पी, मोमेंटम जिसको पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो पूछता है बताओ कि काइनेटिक एनर्जी एंड
मोमेंटम में क्या रिलेशन है, मोमेंटम में क्या रिलेशन है ना, मोमेंटम क्या रिलेशन है, इट इज मीन्स कि आप काइनेटिक एनर्जी, ओके, तो P इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ओके, इसको अगर तोड़ोगे थोड़ा सा, अगर मान लो सपोज कर लो कि आपने यहाँ पे स्क्वायर किया है ना, यहाँ पे अगर एम स्क्वायर कर लोगे तो नीचे एम से डिवाइड दोगे, तो आपने क्या किया, P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या करो, हाफ इंटू एम, अगर यहाँ पे ऐसा करो, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ पहले, एम वी ए स्क्वायर। ओके ना, तो अगर मैं एक और एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एम से डिवाइड भी करूंगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या अपने पास आ जाएगा, तो हाफ ऑफ 2m, एंड यहाँ पे आएगा अपने पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर, या फिर कह लो कि हाफ ऑफ 2m एम वी का होल स्क्वायर। ओके ना, एंड अपने को पता है एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो p अपॉन 2m। ओके ना, तो आपके पास जो रिलेशन मिला काइनेटिक एनर्जी का, देखो ये सब फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ किस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है। अगर आपको ये याद रहेगा फॉर्मूला कैसे आ रहा है ना, तो आप सारा कुछ क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हो। न्यूमेरिकल्स यहीं से पूछता है, ये एक फॉर्मूला है, ये मोमेंटम इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ो, तो इसमें क्या आपने क्या सीखा, ये काइनेटिक एनर्जी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो होता है मोमेंटम से P अपॉन 2m होता है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। एक यहाँ पे थ्योरम आता है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम एक होता है यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है उसके बीच में एक थ्योरम दिया गया है। ओके, तो जैसे सपोज कर लो कि आप ना क्या कर रहे हो कि एक सपोज एग्जांपल के तौर पर चलो कि एक कार आ रही है ना, एक कार आ रही है, उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। अब आप वहां पे एक वर्क करोगे, आप क्या करोगे, इसको रोकना चाहोगे। अब ऐसा नहीं कि भाई कार स्पीड में आए तो उसको रोकने चलोगे, ऐसा नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन मान लो सपोज एक बॉल आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो रनिंग में आ रहा है, मतलब उसके पास कहने के काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, उसको मूवमेंट को रोकना चाह रहे हो आप, यानी वर्क लगाना चाह रहे हो, तो वो जो लगाओगे, वर्क लगाओगे ना, इन दोनों के बीच के रिलेशन को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, जो भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, उस डेवलपमेंट को कह रहे हैं थ्योरम कह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है। ओके, आगे मूव करते हैं। तो ये क्या हो रहा है ना, तो वहां पे मुझे निकालना सबसे पहले, अगर सपोज मुझे कार को रोकना, तो मैं एक स्मॉल अमाउंट में वर्क डन निकालूंगा, तो स्मॉल अमाउंट वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ओके ना, एफ ऑफ डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके ना, अब आगे इसको क्या करूंगा कि डब्ल्यू एंड एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी ऑफ एक्स। ओके, और आगे मूव करो, एम इंटू, अब इस ए को कह सकता हूँ डीवी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी इंटू ऑफ डी एक्स, ये क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन, यही तो होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। आगे मूव करते हैं, एम इंटू डी एक्स अपॉन, या ऐसा करो कि यहाँ पे डीवी लिख दो पहले, है ना, ये लिखो डी एक्स अपॉन डी टी इंटू ऑफ डीवी, ऐसा कह सकता हूँ। इसको सिर्फ अरेंज किया मैंने, एक्स डी एक्स को मैंने इधर लाया, डीवी को मैंने इधर कर दिया, मूव कर दिया। ओके, अब आप यहाँ पे आपने क्या देखा, एम इंटू, अब यहाँ पे आपने देखो कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी, है ना, तो एम वी इंटू ऑफ डीवी, तो आपने क्या सीखा, एम वी डीवी, यानी टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आया, एम वी डीवी आ गया। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, यानी कि रिलेशन हो गया आपको, जब कभी भी इन दोनों में रिलेशन पूछे कि बताओ एनर्जी एंड फिर वर्क में क्या रिलेशन है, तो हमारा डीवी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी डब्ल्यू। लेकिन अब इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा क्योंकि मुझे टोटल वर्क डन चाहिए ना, टोटल वर्क मुझे चाहिए, फिर कहोगे टोटल मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डब्ल्यू इज इक्वल टू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी। ओके ना, अब मैं कहां से रोक रहा हूँ, मान लो सपोज उसका इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है ना, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लिमिट हो गया। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन, आगे मूव करोगे एम वी, है ना, तो एम हमारा कांस्टेंट, मास कांस्टेंट हमारे लिए है, एंड v का जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वी स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, है ना, u से v का इसका लिमिटेशन होगा, लिमिट होगा। आगे मूव करो, m इंटू, अब आएगा वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2। आगे मूव करो तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, सॉरी एम यू स्क्वायर, है ना, एम यू स्क्वायर टोटल वर्क डन। यानी कि आप कभी भी देखो कि मान लो सपोज कर लो ना, यानी इसको क्या कहेंगे, आगे मूव करके लिख दो, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ये क्या तरह का एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी तो है ना ये। यानी कि सपोज मुझे एक
चलती हुई कार को रोकना या किसी स्पीड को ऐसा भाई रनिंग कोई ऑब्जेक्ट है उसको मुझे रोकना रहेगा, तो उसमें वर्क एनर्जी का थ्योरम लगेगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी एंड देन फाइनल वेलोसिटी, सपोज कर लो कि 10 की स्पीड से आ रही होगी कोई कार, मैं उसे रोकूंगा तो भाई 5 की स्पीड से हो जाएगी या 2 की स्पीड से हो जाएगी, रोकूंगा तो मैं कम से कम। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, अगर दोनों के एनर्जी को निकालोगे, दोनों को डिफरेंस करोगे, तो वही हमारा उसका एनर्जी बताएगा कि कितना एनर्जी में चेंजिंग आया, काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज किया, दैट कॉल्ड चेंज इन एनर्जी ना, टोटल वर्क डन हमारा वो कहलाएगा। तो ये इसका रिलेशन कहलाता है। तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना था, इतना डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सिंपली क्या याद करो कि जो भी हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगा एंड देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, उन दोनों को जो डिफरेंस करूंगा, टोटल वर्क डन हमारा निकल जाएगा, वही हमारा हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। ठीक है, सिंपल ये स्टेटमेंट हुआ, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। चलो आगे मूव करते हैं, इसको चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, देन मूव करते हैं हम लोग पावर पे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, पावर है। ओके ना। अब देखो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। मैं किस रेट से अपने वर्क को काम को कर रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो कि एक मैं बंदा हूँ, एक मेरा दोस्त को है। ठीक है, मैं किसी काम को एक मान लो सपोज एक काम को मैं 10 घंटे में कर सकता हूँ, लेकिन हमारा जो दोस्त है ना उसी काम को 5 घंटे में कर सकता है, मतलब उसके पास कहीं ना कहीं पावर ज्यादा है, तब तो जल्दी काम कर ले रहा है ना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कितने स्पीड से काम कर ले रहे हो, दैट्स कॉल्ड पावर। उसके पास कितना पावर है, तो क्या डिफिनेशन हुआ, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब जो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना, एंड वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस अपॉन टाइम। एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन अगर थीटा का वैल्यू सपोज कर लो, अगर थीटा का वैल्यू सपोज हमारा 0 डिग्री रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन टी। तो हमारा पी इज इक्वल टू हो गया, और इसको एलिब्रेट करोगे और इसको ओपन करोगे, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये पूरा ओपन फॉर्मूला मैंने बता दिया, जितना मैंने फॉर्मूला बताया, जो मैं इसको राउंड में कर रहा हूँ ना, वो फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, वो पूछेगा। सब नोमिकल्स वगैरह मैं कराऊंगा अभी ना, इसका एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा, सब नोमिकल्स यहीं से पूछेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसका अब ये कौन सी क्वांटिटी है, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये क्वांटिटी कौन सी है, ये जो क्वांटिटी है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होगा, यूनिट जो होगा इसका वाट होगा। जैसे आप कभी घर पे बल्ब लाते हो, तो कितने वाट का आपने बल्ब लाया, लेट्स कॉल पावर, वो उसका पावर पूछ रहे हो आप। 100 वाट का बल्ब हो गया, 5 वाट का बल्ब हो गया, 10 वाट का बल्ब हो गया, तो उसका उसका पावर आप पूछ रहे हो। ठीक है, हमारा इसका यूनिट क्या होता है, वाट होता है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे सपोज कर लो कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू, 1 किलो वाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। ठीक है, सेकंड पॉइंट की मान लो सपोज 1 एचपी बोलेगा, हॉर्स पावर मीन्स क्या होता है, 746 वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ओके, एक और होता है, चलो अब यहाँ से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा लगभग। अब इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हमारे पास है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला आप क्या जाना है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन एक एनर्जी होता है अपने पास U इज इक्वल टू एम जी एच, है ना, एम जी एच एक एनर्जी होता है। ओके ना, U इज इक्वल टू एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड होता है अपने अपने क्या सीखा, काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। या फिर कह सकते हो कि P, वहां पे आपने जो पढ़ा था ना, एक मिनट आपने एक वहां पे, ये शायद भूल गया था मैं, दिखा दे रहा हूँ। आपने जो पढ़ा था ना यहाँ पे, मैंने बताया था ये क्या था, अपने पास रिलेशन था पोटेंशियल एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन था। तो आपने यहाँ पे देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर किया था ना, तो यहाँ पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बाय 2m होगा। ओके ना, इसको याद कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, ध्यान नहीं रहा। ओके, आगे मूव करते हैं, हम लोग थे कहाँ पे, तो अब हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे थे ना, तो अपने पास फॉर्मूला हो गया था। अब सपोज कर लो मुझे लिखना है क्या, एक मिनट यहाँ फॉर्मूला यहाँ लिख रहा था मैं ना, पोटेंशियल को यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m हमारा फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एक होता है पावर इज इक्वल टू, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा, वर्क अपॉन टाइम, है ना। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, इसमें मैंने फॉर्मूला यूज किया ना, सभी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपने क्या यूज किया, एक यूज किया आपने 1 अर्ग इज इक्वल टू, है ना, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 पावर -7 जूल, है ना, -7 जूल। एंड देन आपने क्या यूज किया, एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो 1.6 इंटू
10⁻⁹ जूल होता है ना। ये जूल किसका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है। आगे मूव करते हैं। ओके, फिर एक होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू, कैलोरी, दैट मींस कैल कहते हैं उसको, इज इक्वल टू होता है 4.186। ये भी क्या तरह का एनर्जी का यूनिट है, ठीक है ना, हिट का कह लो या फिर एनर्जी का यूनिट हो गया। ओके, आगे मूव करते हैं। एक आपने सीखा 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶, सॉरी 10⁻⁶ जूल। ओके ना, ये किसका यूनिट होता है, ये भी एक एनर्जी का यूनिट होता है। ओके, तो आपने, मैंने जितना फॉर्मूला बताया, जितना मैंने कीवर्ड्स पॉइंट मैंने बताया, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन ये पूछता है बताओ किलो वाट आवर किसका यूनिट होता है, तो एनर्जी का यूनिट होता है। कैलोरी किसका यूनिट, एक कैलोरी इज इक्वल टू कितना, 4.186 है ना, जूल होता है। ओके, एंड देन उससे पहले मैंने क्या बताया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होगा, तो वो एनर्जी का यूनिट होगा। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। एंड पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², एंड हाफ mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p² अपॉन 2m। एंड जो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, mgh, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट मैंने फॉर्मूला बताया। अब कुछ डायमेंशन है, जो डायमेंशन को बता देता हूँ, डायमेंशन भी पूछ देता है कभी कभी। मान लो सपोज हमारा वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसका जो डायमेंशन होगा हमारा फोर्स, तो ml2t-2, ओके ना। फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। ओके, इसका जो डायमेंशन होगा ml2t-2। एंड देन एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, सेम ही, क्योंकि सब एनर्जी का फॉर्म है, सबका यूनिट क्या होता है, जूल ही यूनिट होता है। तो भाई वही सबका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्या होगा, ml2t-2। देन एक स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने पढ़ा, क्वेश्चन पूछता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा अपना, ml2t-2, ओके ना। एंड देन एक लास्ट पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, है ना। दैट मींस कि ml2 और टाइम अपन में है ना, तो t ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, तो -3, ठीक है ना। ये सेम को मैं यहाँ पे ला कर रखा हूँ, ओके ना, एक बार देख लो, नहीं दिख रहा है तो। ओके, चलो तो इसमें मैं इसको स्लाइड कर दे रहा हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है। सारा कुछ कंप्लीट हो गया, इसमें अब कुछ बचा नहीं वर्क एनर्जी एंड पावर में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।